कोई मुसलमान को कोई भी अगर मारता है, जुल्म करता है, अगर हम बोल देंगे तो एक पक्ष का वोट हमको नहीं मिलेगा। लेकिन ओवैसी साहब अपनी जूतियों की नोक पर रखता है, वो यही कहता है मुझे कोई वोट दे ना दे, जुल्म जहां होगा ओवैसी वहां खड़ा होगा, जुल्म जहां होगा ओवैसी वहां खड़ा होगा। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अकलियत मुसलमानों की हालत पूरे मुल्क में दलितों से भी बदतर है। तो जाके इंटरनेट पे पढ़ लीजिए किस तरीके से मुसलमानों का कत्लेआम हिंदुस्तान की सड़कों पर शुरू हुआ और उसके खिलाफ में और कातिलों के खिलाफ में सबसे ज्यादा कोई शख्स हिंदुस्तान की लोकसभा में और राष्ट्रीय मीडिया चैनलों पर बोला तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था। ये सेकुलर का ढोंग रचाने वाली कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, इसी के किसी भी लीडर को आप लोगों ने कभी बोलते देखा? नहीं देखा। वो लोग सिर्फ वोट लेने के लिए सेकुलर होने का ढोंग करती है। उन लोगों का यही मिजाज से बड़ा नेता अगर खड़ा होता है किसी मीडिया चैनल को, अगर वो बयान देता है तो सिर्फ एक ही बात बोलता है, वो भाजपा जदयू के बारे में एक लफ्ज भी नहीं बोलता। वो अगर शुरू करता है और खत्म करता है तो सिर्फ उसके जुबान पर एमआईएम पार्टी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब होते हैं। वो इसीलिए होते हैं, बुराई करते हैं। मुझे इससे एतराज नहीं है। इससे एक बात साबित होती है कि आदमी पत्थर उसी पर फेंकता है, उसी दरख्त पर फेंकता है जो दरख्त फलदार होता है। और एमआईएम पार्टी इस वक्त सीमांचल का फलदार दरख्त बन चुका है। एमआईएम पार्टी इस वक्त सीमांचल का फलदार दरख्त बन चुका है। आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी थी और सब लोग हिंदू मुसलमान मिलकर कांग्रेस पार्टी को वोट देते थे। लेकिन 80 के दशक से भारतीय जनता पार्टी आई और उसके बाद हर रियासतों में छोटी छोटी पार्टी बनी। यादवों के घर से लालू प्रसाद उठा तो उन्होंने आरजेडी बनाया। तो लेकिन किसी यादव ने यह नहीं कहा कि लालू प्रसाद यादव बीजेपी का एजेंट है। कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा कि लालू प्रसाद बीजेपी का एजेंट है। कुछ दिनों के बाद नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी बनाई तो नीतीश कुमार के लोग, कुर्मी समाज के लोगों ने नहीं कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी का एजेंट है, या कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं कहा कि नीतीश कुमार बीजेपी का एजेंट है। रामविलास पासवान अपनी पार्टी बनाया, लेकिन पासवान समाज के लोगों ने कभी नहीं कहा कि रामविलास पासवान बीजेपी का एजेंट है। कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा कि पासवान बीजेपी का एजेंट है। और अभी कुछ दिन पहले, 10 साल पहले, सन ऑफ मल्ला के बीच से एक लड़का खड़ा हुआ जिसका नाम मुकेश सहनी है। जब सहनी ने अपनी पार्टी बनाई तो सहनी समाज के लोगों ने नहीं कहा कि ये बीजेपी का एजेंट है। आरजेडी ने नहीं कहा, कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा कि मुकेश सहनी बीजेपी का एजेंट है। और अभी 2 महीने पहले आईपी गुप्ता एक पार्टी बनाया है बिहार में जिसका नाम इंडियन इंक्लूसिव पार्टी है। महागठबंधन में वो पार्टी शामिल कराई गई, 3 सीट दिया गया उसको। और पान, ताती, तत्वा, ये 3 जातियां हैं, उसको आंदोलन करके आईपी गुप्ता ने 2 महीना पहले पार्टी बनाई। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव ने, भाई रोड में जाम लग चुका है, गाड़ी रोड से खाली कर दे, क्योंकि और हमारे नेता और वर्कर्स आएंगे तो उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो मैं कह ये रहा था कि आईपी गुप्ता जब अपने समाज के लोगों को लेकर के आज पिछले 2 साल से आंदोलन कर रहा था तो उसके समाज के लोगों ने कभी नहीं कहा कि आईपी गुप्ता बीजेपी का एजेंट है। कांग्रेस पार्टी, आरजेडी पार्टी, किसी ने नहीं कहा कि आईपी गुप्ता बीजेपी का एजेंट है। बल्कि 3% का मल्ला समाज को 15 टिकट दिया आरजेडी ने और कभी भी चुनाव नहीं लड़ी बिहार में। आईपी गुप्ता को 3 सीट दिया और उसी आईपी गुप्ता को अपने हेलीकॉप्टर में बैठा करके सहरसा में उसके नॉमिनेशन में पहुंचने वाले का नाम आईपी गुप्ता है। यूट्यूब का जमाना है, सर्च कर लीजिएगा आईपी गुप्ता। तो भाइयों, और हिंदुस्तान की पहली वाहिद कौम मुसलमान है जो अपने ही लीडर को बीजेपी का एजेंट कहती है। शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को। अरे बीजेपी के खिलाफ में पूरे मुल्क भर में नेशनल मीडिया पर और हिंदुस्तान की लोकसभा में
सबसे ज्यादा बीजेपी की मुखालिफत कौन कर रहा है? असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं। 3 तलाक के मुद्दे पर 27 मुसलमान सांसद मौजूद थे। हमारी शरीयत पामाल हो रही थी, शरीयत में मुदाखलत हो रही थी, लेकिन किसी भी सेकुलर पार्टी के किसी भी मुस्लिम लीडर को बोलने की इजाजत नहीं दी। उसके पार्टी वालों ने उस वक्त भी तन्हा हिंदुस्तान के फिरौनी लश्कर के सामने में खड़े रहने वाले का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। और उस वक्त बिल सवेरे आया था, शाम होते होते पूरे मुल्क में यह खबर फैली कि आज हिंदुस्तान की लोकसभा में शरीयत पामाल हो रही थी। हिंदुस्तान के सभी मसलक के जय्यद उलेमाए कराम टकटकी लगाए, टीवी पर नजरें गड़ाए बैठे थे। वो देख रहे थे कि कौन हमारी शरीयत पर बोल रहा है। तो सभी न्यूज चैनलों पर सिर्फ एक ही आदमी का भाषण दिखाया जा रहा था, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था। क्या वह बीजेपी का एजेंट है? मेरे भाइयों और मुसलमानों, मेरे नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, जब आईपी गुप्ता आंदोलन कर रहा था, जब आईपी गुप्ता आंदोलन कर रहा था तो गांधी मैदान में ताती तत्वा समाज के 4 से 5 लाख लोगों को जमा किया और उसकी पूरी स्पीच यूट्यूब में मौजूद है। जाकर के देखिए उस स्पीच को। वो मुखातिब करते हुए क्या कहता था कि ए बूढ़ो, मैं तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ने नहीं आया हूं। आईपी गुप्ता नौजवान लड़के और लड़कियों की लड़ाई लड़ने के लिए आया है। मैं इसको आरक्षण दिलाना चाहता हूं। आजादी के बाद से ताती तत्वा समाज के लोगों ने हमेशा से बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन हम लोगों के बीच से आज तक कोई एमएलए एमपी नहीं बना, इसलिए मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा। तो सभी 4 से 5 लाख ताती तत्वा समाज के लोगों ने आईपी गुप्ता का झंडा पकड़ा। आज मजबूर हो गया तेजस्वी यादव उसको सरकार देने के नाम पर। भाइयों, ये कोचाधामन की सरजमीन है और इस वक्त हिंदुस्तान में जितने भी पार्लियामेंट के रुकन हैं उसमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा लीडर अगर कोई है तो बैरिस्टर ओवैसी साहब है। और ये फख्र की बात है कि एमआईएम पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कोचाधामन की सरजमीन से है। ये फख्र की बात है। आज कोचाधामन का सर सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में ऊंचा हो चुका है। और ये लोग कहते हैं कि ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। आज देखिए, कल हिंदुस्तान हुकूमत का एक आंकड़ा आया और आंकड़ा यही बता रहा है कि इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की और जितने भी मज़ाहिब हैं सब लोगों का पर कैपिटा इनकम कहीं सबसे नंबर 1 पर है तो वो तेलंगाना रियासत है, वो हैदराबाद है और बिहार का नंबर 27 है। आजादी के बाद हैदराबाद के लोगों के पास भी ऑप्शन था कि एमआईएम पार्टी जब सुल्तान सलावुद्दीन ओवैसी साहब लेकर के आगे बढ़े, इसी तरीके से लोगों को जमा करके वो मुखातिब करते थे और ये कहते थे कि हम लोग अपनी पार्टी बनाएंगे, आप लोग मेरा साथ दीजिए। अगर हम लोग अपनी पार्टी बनाएंगे तो आप लोगों के जो मसाइल हैं उसको हम लोग हुकूमत से मनवा सकते हैं। वहीं पर कांग्रेस पार्टी भी अपना प्रचार कर रही थी, वो बोले कि 2-4 सीट जीत जाएगा तो क्या करेगा। अब देखिए, वहां के लोगों ने ओवैसी साहब का दामन थामा, 1962 में 2 सीट जीती और मेहनत करते करते आज 7 एमएलए है, 2 एमएलसी है और 50 से ज्यादा कॉर्पोरेटर है। दूसरी रियासतों में उन्होंने मुंतखब कर दिया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को जाकर के पढ़िए। 2005 में राजेंद्र नाथ सच्चर ने पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत पर एक सर्वे किया। यूपीए 1 की गवर्नमेंट में मनमोहन सिंह ने सर्वे कराया तो सच्चर, राजेंद्र नाथ सच्चर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर हो, चाहे वो रोजगार हो, तालीम हो, किसी भी महाज में हिंदुस्तान का मुसलमान दलितों से पिछड़ा हुआ है। तो वहीं पर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने 2 दिन तक आंध्रा की असेंबली को चलने नहीं दिया था और वहां के मुख्यमंत्री से मुतालबा किया था
कि हमारी रियासत में, पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है, तो हमारे मुसलमानों को, जो एससी एसटी ओबीसी को जो जो सहूलत मिलती है वो सहूलत मुसलमानों को दिया जाए। और 2 दिन असेंबली ना चलने देने की वजह से वहां का मुख्यमंत्री ये सारे मांगों को मंजूर किया। आज इंटरनेट में पढ़ के देखिए, जो जो सहूलत एससी एसटी ओबीसी समाज को मिलता है वह सारी सहूलत वहां के मुसलमानों को मिलता है। हैदराबाद के जिम्मेदार मौजूद है, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे पकड़ ले, बैठा दे। मेरे भाइयों, एक शादी मुबारक स्कीम ये तेलंगाना के अंदर चलती है। जिसके पास राशन कार्ड है, घर में जवान लड़की है, अगर उसकी शादी तय होती है तो वो राशन कार्ड को लेकर के, उसके रुपए को लेकर के उस एरिया के एमएलए से दस्तखत करा दीजिए। 1 लाख रुपया वहां की हुकूमत देती है। और यही नहीं, आज तेलंगाना का कोई भी मुसलमान नौजवान अगर ख्वाब देखता है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, आर्किटेक्ट बनने का, वकील बनने का, फिजियोथेरेपी बनने का, अगर किसी भी टेक्निकल, कोई भी टेक्निकल कोर्स वो करना चाहता है और उसके पास पैसे नहीं है, हिंदुस्तान के किसी भी कॉलेज में, किसी भी यूनिवर्सिटी में वो सीट को निकाल ले, उस कॉलेज की सारी फीस वहां की हुकूमत देती है। जिंदाबाद, ये है एमआईएम पार्टी का पावर। जिंदाबाद एमआईएम, जिंदाबाद 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 एमआईएम, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस शख्सियत का तारीफ कर रहा है बखूबी जानते हैं, हमारा हक बनता है कि हम उस शख्स की तारीफ करें, जिंदाबाद का नारा लगाएं। बोलिए जिंदाबाद जिंदाबाद एमआईएम, जिंदाबाद जिंदाबाद एमआईएम, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ उठाकर बोलिए एक बार, एमआईएम जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद, एमआईएम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरवर भाई जिंदाबाद, सरवर भाई। भाई जनाब उम्मीदवार जनाब सरवर साहब आ चुके हैं, जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें। जिंदाबाद जिंदाबाद एमआईएम, जिंदाबाद एमआईएम, बोलिए एमआईएम, एमआईएम, एमआईएम। सरवर भाई जिंदाबाद 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 का नारा लगाए। तो मेरे भाइयों, मैं यही कह रहा था कि आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अकलियत मुसलमानों की हालत पूरे मुल्क में दलितों से भी बदतर है। तो जाके इंटरनेट पे पढ़ लीजिए कि तेलंगाना, वो आंध्र प्रदेश का मुसलमान आज हिंदुस्तान के किसी भी रियासत के मुसलमानों से बेहतर है। 2014 के बाद आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से मुसलमानों का कत्लेआम हिंदुस्तान की सड़कों पर शुरू हुआ, और उसके खिलाफ में और कातिलों के खिलाफ में सबसे ज्यादा कोई शख्स हिंदुस्तान की लोकसभा में और राष्ट्रीय मीडिया चैनलों पर बोला तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था। ये सेकुलर का ढोंग रचाने वाली कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, इसी के किसी भी लीडर को आप लोगों ने कभी बोलते देखा? नहीं देखा। वो लोग सिर्फ वोट लेने के लिए सेकुलर होने का ढोंग करती है। उन लोगों का यही मिजाज है कि कोई मुसलमान को कोई भी अगर मारता है, जुल्म करता है, अगर हम बोल देंगे तो एक पक्ष का वोट हमको नहीं मिलेगा। लेकिन ओवैसी साहब अपने जूतियों की नोक पर रखता है, वो यही कहता है मुझे कोई वोट दे ना दे, जुल्म जहां होगा ओवैसी वहां खड़ा होगा, जुल्म जहां होगा ओवैसी वहां खड़ा होगा। ऐ मेरे भाइयों, आपके दिल में भी अगर ये कभी ख्याल आए कि वोट किसको दे, तो एक मिनट के लिए मोबाइल ऑन करना और ओवैसी साहब की तकरीर को सुनना। क्या ओवैसी साहब कभी ये सोचते हैं कि बिहार का मुसलमान हमको वोट दिया या नहीं? क्या झारखंड का मुसलमान वोट दिया नहीं? या उत्तर प्रदेश का मुसलमान वोट दिया या नहीं? क्या बंगाल का मुसलमान हमको वोट दिया या नहीं? क्या गुजरात का मुसलमान हमको वोट दिया या नहीं? कभी नहीं सोचता। जब भी जुल्म होता है, जब भी दलित समाज के लोगों पर, अक़लियत समाज के लोगों पर कोई भी जालिम जुल्म करना शुरू कर देता है, तो उसको कड़ा मुकाबला करने वाले का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है।
ये कोचाधामन MIM का गढ़ है। पहली बार 2015 में सदर साहब यहां से चुनाव लड़े, बेशक चुनाव हार गए, लेकिन 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उस वक्त भी एक कोचाधामन की सरजमीन ने सबसे ज्यादा वोट सदर साहब को दिया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में 68,000 वोट देने का काम इसी कोचाधामन ने किया, सबसे ज्यादा वोट मिला। 2020 के विधानसभा चुनाव में 80,000 से ज्यादा वोट देकर के यहां से जनाब इजहार एसपी साहब कामयाब हुए थे। और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सबसे ज्यादा वोट लोकसभा के किसी भी विधानसभा में मिला तो वो कोचाधामन था। अब कोचाधामन का 2 युवा लीडर एक जगह हो चुका है और रियासती सदर का ताल्लुक भी कोचाधामन से है। तो ये गाफिल, ये विपक्षी लोग किसी भी इसमें ना पड़े। कोचाधामन की सीट MIM इस बार सबसे ज्यादा वोटों से जीतने जा रही है। और यही नहीं, ओवैसी साहब के आने के बाद पूरे सीमांचल में जो लहर उठी है, मैं पूरे यकीन और एतमाद के साथ कह सकता हूं कि तेलंगाना के बाद सबसे ज्यादा, तेलंगाना से ज्यादा सीट इस बार बिहार जीतने जा रही है। बिहार के लोग ओवैसी साहब को तोहफा देने जा रहे हैं। अरे MIM पार्टी कोचाधामन से जीतेगी, MIM पार्टी बहादुरगंज से जीतेगी, MIM पार्टी ठाकुरगंज से जीतेगी, MIM पार्टी किशनगंज से जीतेगी, MIM पार्टी बायसी से जीतेगी, MIM पार्टी अररिया से जीतेगी, MIM पार्टी जोकी से जीतेगी, MIM पार्टी मुंगेर से जीतेगी। और MIM पार्टी, MIM की तारीख में पहला नन मुस्लिम MLA ढाका से राणा रंजीत चुनाव जीतने जा रहा है। जिताएंगे ना, वोट देंगे ना, वादा है ना। कोचाधामन के लोग जिस दिन खड़े हो गए सरवर भाई के पक्ष में, नौजवान लीडर हैं, पहली बार MLA बनेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सरों का समंदर जो रहमतपाड़ा की सरजमीन में उठा है और बहुत सारे लोग जो इस प्रोग्राम में नहीं आ सके अपने अपने घरों पर मोबाइल के जरिए देखते हैं, मैं सबसे अपील करता हूं कि ये सदर साहब की इज्जत का भी सवाल है। क्योंकि MIM का सदर कोचाधामन की सरजमीन से है, तो आप लोग सरवर साहब के लिए सिर्फ वोट ही नहीं, उसके लिए दुआएं करें। मैं माँ बहन से खुसूसी अपील करता हूं कि मेरी माँ बहनों, मोबाइल के निकाल करके देख लेना कि आपका बेटा सरवर आलम को उम्मीदवार किसने बनाया? बैरिस्टर ओवैसी साहब ने बनाया है। तो मेरी माँ बहनों, बैरिस्टर ओवैसी साहब का वीडियो मोबाइल पर देख लेना और 11 तारीख के दिन एक नई तारीख रकम करना। कोचाधामन का अगला MLA सरवर आलम जिंदाबाद, सरवर आलम जिंदाबाद, सरवर आलम जिंदाबाद। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। पतंग छाप, पतंग छाप, पतंग छाप, सबने दिया है हमको चोट, अब अपनी पार्टी अपना वोट। बहुत बहुत शुक्रिया। कोचाधामन की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद।